गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें, सीक्वेंस जैसे इसकी मीनिंग कह रही है अनुक्रम, ये क्या है? इंग्लिश में अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो मीनिंग इसकी बोलती है कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो किसी ऑर्डर में अरेंज हो, जिससे हम लोग उसकी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लेंगे? सिर्फ नंबर की बात करेंगे। तो समझ लें कि कोई नंबर है जो किसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे हम लोग ले रहे हैं इवन नंबर, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। तो इस नंबर में अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या किए हैं? पहला इवन नंबर, उसके बाद दूसरा इवन नंबर, फिर तीसरा इवन नंबर एक लाइन से लिख दिए हैं। तो एक तरह से इवन नंबर को हम लोग क्या किए हैं? किसी ऑर्डर में अरेंज किया है। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में अरेंज किया है। ये फर्स्ट इवन नंबर है, ये सेकेंड इवन नंबर है, ये थर्ड इवन नंबर है, मतलब उसकी पोजीशन वो बता रहा है। तो इवन नंबर को जब अरेंज कर दिए किसी ऑर्डर में तो वो क्या हो गया? ये क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर है, मतलब सम संख्याओं का अनुक्रम है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद आपका 11 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर का क्या है? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है। तो एक तरह से समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक तरह से किसी नंबर का कलेक्शन है जो किसी ऑर्डर में अरेंज है। उसके ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन डिफाइंड की हुई है। तो ये पहला प्राइम है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे दूसरा प्राइम है, इसी तरीके से थर्ड पोजीशन पे तीसरा प्राइम है। तो अब यहाँ देखें कि जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, पहला पोजीशन कह सकते हैं। सीक्वेंस में हम लोग पहले पोजीशन पे जो नंबर है, दूसरे पोजीशन पे नंबर है, थर्ड पोजीशन पे नंबर है, उसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, उसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब समझ रहे हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो और उसे लिखेंगे कैसे? सीक्वेंस को हमेशा हम लोग पहला टर्म मतलब पहला पद या फर्स्ट टर्म लिखें, उसे हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। A और साइड में 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद A2 जो क्या है? 4 है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका nth टर्म जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? AN। तो कहीं भी AN दिखेगा तो मतलब क्या समझ में आएगा? सीक्वेंस का nth पोजीशन पे जो टर्म है वही उसकी वैल्यू लिखनी है हमें। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से nth इवन नंबर, तो यहाँ ध्यान दें कि अब ये निकालेंगे कैसे? n है तो अब n के फॉर्म में निकल जाए। अगर ये देखें तो इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से A3 की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे क्या है? 6 है, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। तो एक तरह से देखें कि जो पोजीशन पे जो नंबर हमें इवन नंबर चाहिए उसका दुगना कर दिया जाए तो उस पोजीशन का नंबर मिल जाएगा। तो अगर nth पोजीशन का चाहिए तो nth पोजीशन का दुगना कर दें तो 2n, तो इसका जनरल टर्म मिल गया। सबका पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में कोई रिलेशन नहीं है, ये पहले से, दूसरे से, तीसरे से कोई रिलेशन नहीं बना सकते। ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो इसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंस n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। जैसे अब विषम वाला संख्या देखें, विषम वाली संख्या देखेंगे तो वो भी वही होगी, लेकिन इतने से ही रहने दें। 2 टाइम ऑफ n, an को लिखा तो यहीं से देखें n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 × 1, n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 2, 3 पुट करें तो 2 × 3,
4 पोजीशन देखिए 8 आ रहा है, तो 2 इंटू 4 8, तो ये चीज़ आपको दी रहेगी। तो अब देखें, ये छोड़ दें अभी an, तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि an क्या है, एक तरह का फंक्शन है जो किसी प्राकृतिक संख्या को कहाँ ले जा रहा है, जिसका डोमेन क्या है, जिसका प्रांत कहें या डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, वो कहाँ लेके जा रहा है, किसी रियल नंबर में ले जा रहा है, या कहीं पे भी रियल नंबर ही ले लें आप, आर मतलब रियल नंबर में ले जा रहा है। तो ए से अगर हम फंक्शन रिप्रेजेंट करें ए से, तो ये ए क्या है, सीक्वेंस एक तरीके से, ध्यान दें, सीक्वेंस एक तरह से क्या है, ये एक फलन है जो किसी प्राकृतिक संख्या को किसी और संख्या में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे ए एन को बस हम लोग यहाँ ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात समझ में आई, फलन क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स होता था तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू निकलते थे इसकी वैल्यू आती थी, उसी तरीके से जैसे जैसे एन की वैल्यू लिख रहे हैं वैसे वैसे ए की वैल्यू आ रही है। तो बस ये ए एन को हम लोग, ए कोई फंक्शन ब्रैकेट में एन एफ ऑफ एक्स की तरह, उसको हम लोग बस सीक्वेंस में ए और एन नीचे लिख देते हैं। इसका मीनिंग यही है कि ये ए कोई फंक्शन है जो एन को कहाँ ले जा रहा है, जो दिया होगा उस पे ले जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर किसका अनुक्रम का nth टर्म क्या है, n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, जहाँ n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि एक पोजीशन तो माइनस में तो नहीं ना हो सकती, कभी कहती हो कि -1 पोजीशन पे क्या है, -2 पोजीशन पे 1 से ही ना शुरू होगी, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं। तो अगर उसका जनरल टर्म दे दिया है nth टर्म, मतलब समझ रहे हैं ये फंक्शन है एक तरह से an, तो a1 की वैल्यू क्या होगी ये पूछेगा। तो a1 की वैल्यू सिंपली क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 4। पूछ सकता है a3 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली n की जगह 3 कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 और 3 12। a का मान लीजिए आप 15 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब उसका 15वां पद क्या होगा, समझ रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद, nth पद दिया हुआ है, 15वां पद क्या होगा, सिंपली 15 का स्क्वायर प्लस 3, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 228। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है सीक्वेंस का, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तरह से नंबर का अरेंजमेंट जो जनरल अगर n के फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, अगर लिखा जा सकता है तो उसी का क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन बना दें, nth टर्म दिया हुआ है n+1 अपॉन 6, ठीक है। अब पूछ रहा है a12 बताओ, मतलब 12वां पद बताओ, तो a12 n की जगह 12 पुट करें, 12 + 1 अपॉन 6 क्या आएगा, 13 अपॉन 6। इसी तरीके से पूछ लिया a20 टर्म पूछा, सिंपली n की जगह 20 पुट करें प्लस 1 अपॉन 6, तो 21 अपॉन 6 कटेगा, तो 3 7 जा 3 2 जा। तो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज जो दिया होगा, इसका एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज वो आप लोग कर लेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। फंक्शन आप लोग पढ़ ही चुके हैं, फंक्शन में x की वैल्यू हम लोग पुट करते थे, यहाँ x की जगह बस n लिख दिया है, n की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात आती है, सीक्वेंस तो जनरल बता दिया, अब आइए आप इस पे, इसको देखें आप, 5 8 11 14 17 20 डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसमें पहले एक चीज़ और देख लें, अगर यहाँ पे क्या है 2 4 8 12, ये क्या है, इवन नंबर कभी काउंट कर सकते हैं। तो जब भी ये एंड ना हो, काउंट नहीं कर सके, तो वो सीरीज सीक्वेंस कैसा होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब उसमें कितने नंबर हैं, काउंट नहीं किए जा सकते, इसलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर सिर्फ ऐसे सीक्वेंस दे दिया हो, जैसे
1 3 7 8 बस यही दिया है, तो ये काउंट कर सकते हैं ना कि 4 ही सीक्वेंस है बस। तो ये कैसा सीक्वेंस होगा? फाइनाइट सीक्वेंस। चलिए ये तो थ्योरी हो गई 10 मिनट की अच्छी खासी। चलें अब आ जाए मेन टॉपिक पे। उससे क्वेश्चन बस नहीं आता, उससे बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, क्वेश्चन इससे आता है। अब ये सीक्वेंस देखें, मतलब ये अनुक्रम को देखें। इस अनुक्रम में कुछ पैटर्न दिख रहा है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ध्यान दें, तो इसमें 3 ऐड किया तो उसका आगे वाला टर्म आया, फिर अब इसमें 3 ऐड किया तो फिर उसके आगे वाला टर्म आया, फिर 3 ऐड किया तो 14 आया उसके आगे वाला टर्म, फिर 3 ऐड किया तो 17 आया, फिर 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। इसी तरह ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो मान लें हम यहीं पे रोक देते हैं 23 पे। तो ये कौन सा सीक्वेंस हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, जिसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 3 ऐड किया। तो एक तरीके से देखें, पहला पद जैसे बोला था A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। A1 तो यहाँ क्या है? 5 है। और ये जो डिफरेंस देखेंगे, ऐसे सीक्वेंस, ये सीक्वेंस समझ में आ रहे हैं? ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई एक पैटर्न हो, और वो पैटर्न क्या हो कि उसके आगे वाले टर्म और पीछे दो जो लगातार टर्म हैं या 2 लगातार पद के डिफरेंस कॉमन रहेंगे, सबके सेम रहेंगे। जैसे ये दोनों लगातार कितने डिफरेंस आ रहे हैं? 3। अगर ये दोनों लिए तो फिर लगातार टर्म के डिफरेंस 3, लेकिन बस एक के बाद एक होना चाहिए। ये नहीं कि इसका डिफरेंस देख लें तो इसका डिफरेंस तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस जिसका पैटर्न कैसे चल रहा है कि उसका एक तरह से देखें, nth टर्म जो होगा वो क्या होगा? देखो A2 टर्म क्या हो गया? 5 में +3 कर दिया। A3 क्या हो गया? 5 में +3 फिर +3 कर दिया। A4 में देखें 5 में +3 +3 +3 कर दिया। तो ये जनरल टर्म, तो जनरल टर्म अगर हम बनाना चाहें, nth टर्म बनाना चाहें, मान ली इसको इंड ना करें ये, तो इसका nth टर्म क्या होगा? अब n से कैसे कैलकुलेट करें? पहला टर्म a होना चाहिए और उसमें कितना ऐड करना है? एक बार ये जो डिफरेंस होगा लगातार 2 नंबर के बीच में, 2 कॉन्सिक्वेंसेस नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे। उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको रुके बताएं क्या कहते हैं? सार्व अंतर। D क्या है? सार्व अंतर। AN क्या है? पहला पद। तो अगर यहाँ से देखें तो ये कितनी, देखो चौथा टर्म है तो 3 बार D ऐड किया गया है, D। दूसरा टर्म है तो 2 बार D ऐड किया, तीसरे में 2 बार, दूसरे में 1 बार। तो मतलब जितना टर्म है उससे 1 कम D ऐड करना है। तो इन जनरल अगर हम लोग फॉर्मूला देखा जाए, अगर A1 A2 A3 ... AN ... ये क्या है? ये कोई सीक्वेंस है। नीचे से देखिए, अगर ये सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, nth टर्म क्या है? AN है। तो उसको nth टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और D क्या है? सार्व डिफरेंस है। मतलब सार्व डिफरेंस जैसा बताया ही, जो सीक्वेंस में 2 कॉन्सिक्वेंट जो पद हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो सब में सेम होगा तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP इसको कहते हैं। देखिए बता दे रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी। तो समझ में आया समांतर श्रेणी कैसा होगा? ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 कॉन्सिक्वेंस टर्म हो, उसका डिफरेंस हमेशा सेम रहे। मतलब पहले दूसरे के बीच में अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 है तो तीसरे चौथे में भी वही होना चाहिए, 5वें छठे में भी, 8वें 7वें, सब में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसे सार्व अंतर कहते हैं।
तो अगर A1, A2, A3, AN अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका nth टर्म कैसे लिखेंगे? पहला टर्म A1, क्योंकि पहला टर्म तो हमेशा मिल जाएगा, लेकिन nth टर्म निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, तो उसे इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं? A1 और जो डिफरेंस आ रहा है वो कितनी बार ऐड करेंगे? जो टर्म होगा उसका n-1, तो फॉर्मूला याद रहेगा, nth टर्म क्या होगा? A1 + n-1D। क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, 15 ... तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखिए 7 में 2 ऐड किया है, फिर 9 में 2 ऐड किया है, 11 में 2, 13 में 2, मतलब ये 2 ऐड किया जा रहा है। तो सारवंतर D क्या है? 2, और पहला पद क्या है? 7, दूसरा पद देख लें 9। हमें nth टर्म निकालना है, तो जैसा मैंने बोला an टर्म क्या होगा? A1 + n-1D। तो पुट करिए A1 की वैल्यू 7 + n-1, D की वैल्यू क्या है? 2। तो ये हमारा nth टर्म की पोजीशन आ गई। अब इसी से अगर पूछ दे रहा है फिफ्थ टर्म, जैसा मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बोला था करने को, अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो यहीं से देखिए 1 2 3 4 5। देखिए फॉर्मूले से आता है 7 + 4 × 2, 4 2 = 8, 8 7 15। इसी तरीके से कह दें अगर हम लोग ये 17वें पोजीशन पे क्या नंबर आएगा? 17वें पोजीशन पे अगर इसी तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ाएंगे तो 17। तो जैसा फॉर्मूले में क्या कहता है, an टर्म की वैल्यू ये है 7 + 17 - 1 16 × 2, 7 + 16 2 = 32, दैट इज़ 39। अगर हैंड से लिखेंगे तो हैंड से लिख के देखिए 17 आएगा, 19 आएगा, फिर 21 आएगा, तो 17वें पोजीशन पे 39 ही आएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो टाइम हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये एक था। अब दूसरा इसी तरीके से मान लिया, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद हम आगे बताते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं। अब बात आ गई कि अगर ये तो हम बता दिए इस पोजीशन पे इसका नंबर क्या है, लेकिन अगर पूछे कि ये जैसे यहाँ लिखे क्या, समांतर श्रेणी के nth पदों का योगफल बताना हो। योगफल जैसे यहाँ से कह रहे हैं पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, ठीक, तीसरा टर्म। तो पहले 2 टर्म उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। S मतलब सम, n मतलब n, n मतलब n नहीं, S मतलब सम। तो ये क्या बोलेगा, Sn क्या बताएगा, पहले n पदों के जो समांतर श्रेणी है उसके पहले n पदों का योगफल। जैसे अगर यहाँ से S1 निकालें तो S1 क्या है, पहला जो टर्म है उसी का सम, तो 9 आ जाएगा। अगर S2 बोलें मतलब पहले 2 पदों का योगफल 7 + 9, देखिए पहला 2 पद, ये पहला और दूसरा, 7 9 16। इसी तरीके से S3 पूछे तो मतलब पहले 3 पदों का योगफल 7 9 16, 16 में 11 ऐड करेंगे तो 27। इसी तरीके से S4 पूछेगा तो पहले 4 का ऐड क्या होगा, इसी में 13 ऐड कर दे, 30 1 40। लेकिन ये पॉसिबल है अगर पूछ दे इसी तरह की, जैसे 17वां टर्म निकाला तो पहले 17 पदों का योगफल बताइए, तब तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखें तो फॉर्मूला Sn क्या कहता है कि पहले n पदों का योगफल किसके बराबर होगा, n/2 2a + n-1d। समझ रहे हैं, n क्या है, जिसका पद जितना पदों का पूछेगा वो पुट कर देंगे, ये प्रथम पद है, n-1d, या n/2 पहला पद प्लस
अंतिम पद, एल क्या है, अंतिम पद। अगर ये तब कब यूज़ करेंगे, जब पद फाइनाइट होगा, हमें पता होगा अंतिम पद क्या है। अगर इनफाइनाइट रहा तब अंतिम पद नहीं ना पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वरना फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2a1 + n-1d। इसको अगर डिराइव करना चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से देखें, पहला पद क्या होगा, ये होगा a1, दूसरा प्लस a1 + d, इससे चल रहे हैं हम। तीसरा पद किससे क्या आएगा, a1 + n-1 2d। तीसरा पद क्या होगा, a1 + 3d डॉट डॉट डॉट, nth पद क्या आएगा, a1 + n-1d। इसी का सम पूछा है, तो अब यहाँ देखें, ऐड करें, a1 + a1 + d + a1 + 2d + a1 + 3d डॉट 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 a1 + n-1d। ये Sn है। अब देखें a कितनी बार आया है, n पद हैं तो n बार आया है, 1 2 3 n पद हैं तो n टाइम a1। अब ये देखें d कितनी बार आ रहा है, ये चेक कर लें, यहाँ आया नहीं है। d अगर कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + 4 कब तक जाना है, n-1 तक जाना है। तो na1 + ये जैसे बता था उसमें परम्यूटेशन में पढ़ा होगा, नहीं मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा, पहली n संख्या का सम क्या होता है, n-1/2 होता है, n-1/2। तो यही चीज़ यहाँ सम करेंगे तो क्या आएगा, पहली n तो ये करेंगे n-1/2। ये आया। अब इसकी वैल्यू पुट करें, n कॉमन ले लें दोनों तरीके से और 2 बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ 2 बाहर लिए तो यहाँ 2 चाहिए, तो 2a1 + n-1d। यही फॉर्मूला आया है ना Sn का, अरे सॉरी। तो यही हम फॉर्मूला भी चलिए डिराइव कर दिए हैं। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो गया ना कि कैसे फॉर्मूला आया। तो फॉर्मूला यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला अगर समांतर श्रेणी पढ़नी है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और। हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है, एक मिनट देखने हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। 1 से लेके 2001 तक के सभी पूर्णांकों का योगफल पूछ रहा है, समझ गए। तो अब क्या करना होगा, 1 से लेके 2001 तक, तो पहला वाला जो टर्म होगा a1 वो क्या होगा, 1 से लेके सभी नहीं क्या विषम पूर्णांकों का पूछा है, विषम। तो 1 ऑड है तो पहला टर्म तो 1 ही होगा। दूसरा टर्म क्या होगा, इसके बाद बढ़िए 3 होगा, ज़रूरत है नहीं लेकिन करते चलें। a3 देखें, 3 के बाद 5 आएगा। और यहाँ से देखें ये क्या है, ये ऑड है तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एल से अगर लास्ट टर्म लिखते हैं तो लास्ट वाला टर्म 2001 होगा। डी की वैल्यू क्या होगी, विषम संख्या में कितना ऐड किया जा रहा है, हर एक टर्म के बीच में दो लगातार, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पदों के बीच टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस कर देते हैं। डी 2 हो गया। अब हमें पूछा है Sn, पूछा है Sn की वैल्यू पूछा है। Sn कहता है n/2 2a1 + n-1d। तो d पता है, n नहीं पता है, तो n की वैल्यू कैसे निकालें। अभी बैठ के काउंट तो करेंगे नहीं ना कि 2001
1 3 5 7 निकाले बैठ के, फिर काउंट करें तो 2001 किस पोजीशन पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये nth पोजीशन पे, अगर इसको मान लीजिए ये nth पोजीशन पे है, ये n अगर है पहली, इसको an मान लें। an क्यों माना, मान लें कि यहाँ कितने पूर्णांक है, विषम पूर्णांक n पूर्णांक हैं, ये लास्ट वाला तो n ही होगा। तो an की वैल्यू 2001 है और इसका फॉर्मूला क्या है, a1 + n-1 d। तो 2001 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 1, n-1, d की वैल्यू 2। सॉल्व करें, 2n - 2 + 1 तो ये 1 इधर जाएगा तो 2000, n की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 आएगी। n की वैल्यू देखें तो 1000 आ रही है। तो चलें, अब बोला है पहली, तो मतलब कितने, 1 से लेके 2001 के बीच में कितनी विषम संख्या हैं, 1000 विषम संख्या हैं। सॉल्व किए तो यही है ना, 2001 मान लीजिए nth पोजीशन पे है, ये आखिरी है, तो टोटल ये आखिरी हमें n पता चल जाए तो n कैसे निकाला, इसके फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू 2 है, -2, सॉरी यही गड़बड़ की है, -2 + 1 -1 होगा, ये इधर जाएगा तो 2002 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। अब Sn की वैल्यू पुट करें, 1001 डिवाइड बाई 2, 2 × 1, n-1 मतलब 1000, कितना आया, 1000/2 आ रहा है, 1000 × 2 1000 × 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, अब इतना हम मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे काटेंगे तो 2 2 कटेगा ही, 1 0 0 1 डबल, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो। 2 × 1 2, जो 2000, 2 कैंसिल हो गए, 1000 में, सॉरी गड़बड़ कर दिया, 1 0 0 1 × 1 0 0 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 0 0 1 यही आएगा शायद, चेक कर लीजिएगा एक बार, इसे चेक कर लीजिएगा, हम इतना नहीं करने जा रहे हैं, चेक कर लीजिएगा एक तरीके से। मेन ये आप इस पे कॉन्सेप्ट पे चलें कि अगर हमें पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, Sn निकालना है, तो Sn के लिए n चाहिए, तो लास्ट टर्म वाला जो वैल्यू पुट करेंगे an से, और वहाँ से क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ Sn में पुट करेंगे और Sn की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्या पूछा है, ये पूछा 1 से लेके 2001 तक, 1 से लेके 2001 तक का विषम पूर्णांक को, तो 1 को काउंट किए, लेकिन अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 100 से लेकर 1000 के बीच में, यही गलती कर देते हैं सब लोग, 100 से लेके 1000 के बीच में, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, के बीच में सभी प्राकृत संख्या का योगफल बताना है जो कि 5 से गुणज हो। समझ गए, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, 1000 से लेके नहीं 100 से लेके 1000 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब पहला टर्म यहाँ क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी, बोला है 100 से लेके 1000 तक नहीं बोला है, 100 से लेके 1000 के बीच में, मतलब 100 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो पहला 105 होगा, दूसरा क्या होगा 110 होगा, 5 से गुणे होना चाहिए ना, पहला 5 से गुणे तो यही है, तो एक तरह से टेबल पढ़ते जाएं, तो डी कितना रहेगा, 5 से गुणे होना चाहिए, मतलब 5 5 ऐड करेंगे तो गुणे होते रहेगा, तो सीधे से 5 है, या ऐसे भी कर सकते हैं, a1 निकाल दें, a2 निकाल लें, a3 निकालना है वो भी निकाल लें, 115, 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 ही ना होगा, 5 से गुणज। लास्ट में कोई भी नंबर 5 से कब गुणज होगी, जब उसका लास्ट यूनिट या तो 0 हो या तो 5 हो,
तो ये 0 लिया, 5 लिया। चलिए डी पता चल गई। अब यहाँ से देखें आखिरी टर्म क्या होगा। अगर nth टर्म है टोटल इसके अंदर, मान ले n प्राकृतिक संख्या है जो 5 से गुणज हैं, तो an की वैल्यू क्या होगी। an की वैल्यू पुट करें वहाँ से, 1000 में से 5 कम करेंगे वही होगी, क्योंकि 1000 से बीच में बोला है, तो 995 होगी। इससे जस्ट 5 कम करेंगे वही ना आएगी, इसके जस्ट पहले वाली संख्या 995। अब देखें सिंस an क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1d होता है, तो पुट करें 995 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 105, n माइनस 1d की वैल्यू 5। ये इधर करेंगे माइनस, तो n माइनस 1d की वैल्यू 890 होगी। n माइनस 1 की वैल्यू, d की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 5 है यहाँ, सॉरी 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 40, 5 8 जा 40, मतलब कितने टर्म होंगे, 199 टर्म होंगे। टोटल कितने टर्म, 199। तो Sn क्या कहता है, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। और हमें फाइंड क्या करना है, 199 टर्म है तो 199 टर्म का गुणा करना है, 199/2 199/2 2a मतलब 10, या सिंपली लिखें 2 इंटू 5, सॉरी गलत कर दिए, यहाँ लिख देते हैं दोबारा, S199 इज इक्वल टू 199/2, 2 इंटू 105 है ना, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 198, और d की वैल्यू क्या है 5। 2 दोनों साइड कैंसिल कर दें तो 199 105 प्लस यहाँ कितना बचेगा, नहीं ये 2 रख दें और इसे 210 लिख देते हैं, 210 प्लस इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 9 18 99 990 आएगा। 199 डिवाइड बाई 2 और यहाँ हम ऐड करेंगे तो 0 9 1 10 10 का 1 10 12, तो 199 मल्टीप्लाई बाई 600, वैल्यू निकाल लेंगे, 600 6 9 जा 9 6 जा 54 होगा, 9 6 जा 54, 54 का 5, 9 6 जा फिर 54, 54 59, 59 का 5, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। एक बार ये चेक कर लेंगे, वैल्यू चेक कर लेंगे सही आ रही है कि नहीं आ रही है, हम जल्दी में कर दिए हैं, लेकिन बात ये समझ में आएंगे, बोलेगा 100 से लेके 1000 तब 100 लेंगे, अगर 100 से लेके बीच में बोलेगा तो 100 नहीं लेंगे, उसके आगे से लेंगे, ठीक है। चलें 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद यहीं स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, कोई समांतर श्रेणी का pth टर्म क्या है। pth टर्म मीन्स AP 1/q है, और qth टर्म मतलब AQ की वैल्यू 1/p है। तो बोल रहा है क्या, S पहली PQ की समांतर श्रेणी के पदों का योगफल पूछा है, वो किसके बराबर 1/PQ + 1 के बराबर है, ये दिखाना है हम लोग को। यहाँ नहीं बैठते हैं, तो ये बोला है अगर pth टर्म ये है, qth टर्म दिया हुआ है ये है, तो पहले pq पदों का समांतर श्रेणी के पहले pq पदों का योगफल क्या होना चाहिए 1/2 pq + 1, ये दिखाना है हमें। तो सबसे पहले
AP दिया हुआ है, तो AP पहला टर्म अगर हम लोग मान लें प्रथम पद क्या होता है, A1 होता है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर। ठीक है, ये दोनों मान लिए सर्व अंतर। तो AP क्या होगा, A1 प्लस Pth टर्म, मतलब P की N की जगह क्या पुट करना है, P पुट करना है, तो P माइनस 1 D। इसकी वैल्यू क्या दी है, 1/Q, पहला लिख दें। AQ मतलब N की जगह क्या डालना है, Q डालना है, तो Q माइनस 1 D 1/P। जो दिया है पहले उसे लिख देते हैं, तो ये चीज़ हमें दिया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखो SQ में हमें बस PQ चाहिए, मतलब A1 और D की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करें। तो पहले क्या करें, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 1 हो जाए, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें Q से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें P से, तो क्या आएगा, A1Q प्लस PQD माइनस QD इज इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन बनेगा। इसी तरह A1P प्लस PQD माइनस PD इज इक्वल टू 1 बचेगा, चौथा इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करें, सॉल्व करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या करें, ये दोनों पहले इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करें। यही नहीं किया जाता है, दो इक्वेशन दी हुई सॉल्व, या तो प्लस करो या तो माइनस करो। तो प्लस करके कुछ हो नहीं रहा है, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा, बस ये वाला बचेगा। तो A1Q माइनस P बचेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और यहाँ माइनस D अगर कॉमन ले लें तो ये Q माइनस P बचेगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जीरो, इसीलिए माइनस किया कि 1 कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, दो टर्म कैंसिल हो रहे थे। और सिंस दिया हुआ है P क्या है, Q के बराबर नहीं है, तो P माइनस Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये डिवाइड करके काट सकते हैं, सॉरी।